आज का अपना जो टॉपिक है वो है परसेंट कंपोजिशन। क्या होता है परसेंट कंपोजिशन? सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। परसेंट कंपोजिशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। परसेंट कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ अ कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी कंपाउंड का मास 100 है तो उस 100 में से किसी एलिमेंट का जो मास होगा वही क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन कहलाएगा। क्लियर बात है? ठीक है। किसी भी कंपाउंड में ऐसा तो ही नहीं कि एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे। ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या होगा, सपोज अगर कंपाउंड का मास क्या है 100, तो 100 में से उस एलिमेंट का जो मास होगा उस कंपाउंड में वही क्या कहलाएगा, उसका परसेंट कंपोजिशन कहलाएगा। ठीक है। अगर बात की जाए इसको कैलकुलेट करने की तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, परसेंट कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है। उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, या सिंपली इसे डायरेक्ट भी बोला जा सकता है मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है। जिसका हमें परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है। मोलर मास किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस कंपाउंड के टोटल मास को, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इनटू 100। क्लियर? तो किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के मास का जो परसेंटेज होगा वही क्या कहलाएगा, सिंपली उसका परसेंट कंपोजिशन कहलाएगा। और परसेंटेज निकालना हमें आता है, कैसे निकालते हैं, उस कंपाउंड का मास अपॉन टोटल मास जो क्या होगा उसका मोलर मास इनटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100। क्लियर? ये क्या हो गया परसेंट कंपोजिशन। अब परसेंट कंपोजिशन को अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा, परसेंट कंपोजिशन की थ्योरी पे मैंने इतना जोर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन से वो थ्योरी इजीली क्लियर हो जाएगी। देखो इधर हमसे पूछा गया है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर? मैग्नीशियम सल्फेट में जो एलिमेंट्स हैं उनमें से सभी का, हर एक का क्या निकालना है, परसेंट कंपोजिशन निकालना है। तो देखो इधर परसेंट कंपोजिशन के लिए सबसे पहले तो टोटल मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हमें पता होना चाहिए, मतलब इसका मोलर मास हम निकालेंगे। तो देखो इधर मोलर मास ऑफ MgSO4। मोलर मास तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस कंपाउंड के टोटल मास को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो 4 इंटू 16। ओवरऑल इसको जब सम अप करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 120। तो मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरऑल मास कितना हो गया 120। अब हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है, परसेंट कंपोजिशन निकालना है। इसका मतलब है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के मास का परसेंटेज निकालना है इस 120 में से। सिंपल। ठीक है। जैसे हम किसी कैलकुलेशन करते हैं मार्क्स की, ठीक है, टोटल मार्क्स में से अपन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है। तो देखो इधर जैसे सपोज हमें क्या निकालना है, मास परसेंट, या बोल लो परसेंट कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है। क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड में कितने मैग्नीशियम है, देखो एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो मास होगा, जो एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा 24। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, या बोल सकते हो मास ऑफ एलिमेंट। कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है हमारे पास में 120, और परसेंटेज निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 20%। ठीक है। तो मैग्नीशियम एलिमेंट है, इसका जो मास परसेंटेज है, इसका परसेंट कंपोजिशन है, वो क्या हुआ, टोटल कंपाउंड के मास में से मैग्नीशियम के मास का कितना परसेंटेज है, वही क्या होगा परसेंट कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। और यही हम बोल रहे हैं। ठीक है। डिफाइन जब किया था तो हमने क्या किया था, ओवरऑल 100 ले लिया था। ठीक है, कि अगर किसी कंपाउंड का मास 100 है तो 100 में से किसी एलिमेंट का कितना मास होगा वो उसका क्या हो जाएगा, परसेंट कंपोजिशन हो जाएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि परसेंटेज 100 में से क्लियर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे सल्फर। तो देखो इधर
परसेंट कंपोजिशन ऑफ सल्फर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, मास ऑफ सल्फर। अब देखो इधर यहाँ पे कितने सल्फर है, एक सल्फर का मास 32, मास ऑफ सल्फर अपॉन टोटल मास तो कितना है कंपाउंड का 120, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 26.67 परसेंटेज। क्लियर। ठीक है, तो यहां से इस एग्जांपल को करने पे हमें मास परसेंटेज या परसेंट कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, उस एलिमेंट का मास परसेंट किसमें, टोटल मास से। ठीक है, टोटल मास में से उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज है वही क्या कहलाएगा, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे सल्फर का भी हमने क्या निकाल लिया, मास परसेंटेज। अब ऑक्सीजन का मास परसेंटेज जब हमें निकालना है तो उसके हमारे पास दो मेथड है। कैसे, देखो इधर टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट में एक तो मैग्नीशियम है कंपाउंड, एक सल्फर है और एक क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो या तो सिंपल इसी तरीके से फॉर्मूला लगाओ, जैसे हम देखेंगे परसेंट कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना है तो क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का ओवरऑल मास। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 16 करेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास 120 से, और इंटू 100 करेंगे तो क्या निकल जाएगा उसका परसेंट कंपोजिशन। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, तीन एलिमेंट में से दो के परसेंट कंपोजिशन हमें पता है, उसके अलावा हमें यह भी पता है परसेंटेज ओवरऑल कितने में से निकाली जाती है, 100 में से। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से इन दोनों को ऐड करके लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 प्लस 26.67। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ओवरऑल परसेंटेज 100 में से निकाला जाता है। ठीक है, और दो का परसेंटेज पता है तो तीसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस जो दोनों उनके परसेंटेज को कम कर दो। ठीक, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 53.33 परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंट कंपोजिशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखो, calculate the percent composition of water of crystallization in the sample of blue vitriol। ठीक है, ब्लू विट्रियोल का एक सैंपल है, उसमें क्रिस्टलाइज्ड वाटर जो है उसका परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। देखो इधर ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CH4.5H2O। किसी कंपाउंड में डॉट करके इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल अगर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें बोला जाता है क्रिस्टलाइज्ड वाटर। क्लियर। तो यहाँ पे जो ये H2 है इनका मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही मेथड है हमारे पास। सबसे पहले तो इस कंपाउंड का टोटल मास मतलब इसका मोलर मास पता करो। ठीक है, तो देखो इधर इसका जब मोलर मास हम लिखते हैं, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन, इसका जब मोलर मास हम लिखते हैं तो देखो कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 ऑलमोस्ट 64। ठीक है, प्लस सल्फर के लिए 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस कितने H2O है 5, तो 5 इंटू एक H2O मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है 18। अगर पता नहीं है तो H2O के लिए अलग से कैलकुलेट कर लो। क्लियर है, कितने 5, तो 5 इंटू 18, जब इसको सम करते हैं तो ये हो जाता है 249.5। ये क्या हो जाएगा, मोलर मास या बोल सकते हो उस कंपाउंड का टोटल मास। अब हमसे किसके लिए H2O, ठीक है, कौन से, ये 5H2। ठीक है, इनके लिए परसेंट कंपोजिशन पूछा है तो देखो इधर परसेंटेज ऑफ H2O मतलब परसेंट कंपोजिशन ऑफ H2O क्या हो जाएगा, सिंपली H2O का टोटल मास। ठीक है, एक H2O कितना होता है 18, कितने H2O है यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 18 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है 249.5 इंटू 100। ठीक, जब इसको सोल्व करते हो तो ये आता है 36.07 परसेंटेज। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना क्या आएगा 36.07 परसेंटेज। ठीक, तो किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में परसेंट कंपोजिशन अगर निकालना हो तो सिंपली क्या करना है, उस एलिमेंट का टोटल मास कैलकुलेट करो, कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद में एलिमेंट के मास को कंपाउंड के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, मास आ जाएगा। क्लियर। ठीक, सपोज यहाँ पे तुम्हें किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या करना होता है, परसेंट कंपोजिशन पता करना होता है या ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकालना होता, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का टोटल मास कितना होता, एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ 4, तो 4 इंटू 16 करते हैं ऑक्सीजन का टोटल मास, उसको डिवाइड करते हैं किससे, कंपाउंड के टोटल मास या मोलर मास से, और इंटू क्या कर देते हैं 100। क्लियर है, तो इस तरीके से हम
किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं, परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं या मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला? किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, देखो इधर, इट एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के कितने एग्जैक्ट एटम्स प्रेजेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये बात समझ में, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के कितने एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट हैं उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, मोलिकुलर फॉर्मूला। जबकि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना है, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं बोलता हूँ कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C6H6 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। आ रही है बात समझ में? क्या बोला मैंने, अगर मैं बोलता हूँ किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C2H2, इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एटम्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो हमेशा कितना रहने वाला है, 2:2 रहने वाला है। आ रही है बात समझ में? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो एटम्स की नंबर के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है एक मॉलिक्यूल में, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितने एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इधर कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उसमें अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। देखो इधर, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिया, कंपाउंड लिया, यहाँ पे उनका क्या लिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पे उनका क्या लिया है हमने, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिया। क्लियर है? देखो इधर सबसे पहला कंपाउंड सपोज मैंने लिया बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। आ रही है बात समझ में? अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर अपने को लिखना है तो क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। अभी रेशियो कितना है, कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है, तो 6:6। इसको सिंपलेस्ट कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, किसी डिजिट से इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाए। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऐसे निकालते हैं। देखो इधर अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, इससे सिंपल अब इसको नहीं कर सकते। ठीक, इसका मतलब कार्बन भी कितना 1, हाइड्रोजन भी कितना 1, तो ये इसका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स जो भी होंगे उसके सिंपल रेशियो को। आ रही है बात समझ में? दूसरा कंपाउंड मैंने सपोज लिया क्या, इथीन। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है, तो यहाँ पे C2H4 जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब एक इथीन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो में निकालूं तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 बार, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये क्या आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो में जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इथीन के 1 मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स का रेशियो क्या रहने वाला है, 1:2। क्लियर? नेक्स्ट देखो इसके बाद में इथाइन, जिसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया C2H2,
ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन की एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर को। अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालो तो 1:1, तो फॉर्मूला आ जाएगा CH। क्लियर। इसके बाद में देखो H2O वाटर मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, ये ऑलरेडी सिंपल रेशियो में, इससे सिंपल इनको नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O ही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। आ रही है बात समझ में। ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो। क्लियर। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स के एग्जैक्ट रेशियो को या एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या करता है, नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। आ रही है बात। नेक्स्ट देखिए अब एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशन। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या रिलेशन ध्यान रखना है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी। क्लियर। ठीक है, इस रिलेशन को ऐसे समझो, यहाँ पे n एग्जैक्टली वो डिजिट है, ठीक है, जिसको डिवाइड करके हम एटम्स की नंबर का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक, देखो सपोज अपन ने वही बेंजीन का एग्जांपल लिया, C6H6 क्या होता है बेंजीन के लिए, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब इस मोलिकुलर फॉर्मूला को हमें अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो जो एटम्स के नंबर है, कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, इन नंबर्स का क्या निकालना है, हमें सिंपल रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपल रेशियो, इनके जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं, 6 और 6। इनका सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किसी डिजिट से इनको कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये रेशियो आता है 1:1, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को। इसका मतलब क्या हुआ, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कार्बन का रेशियो कितना है, 1, मतलब C1, तो उसको क्या लिखेंगे, C। हाइड्रोजन का रेशियो कितना आया, 1, तो H1 मतलब H, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, CH। ठीक है, तो बेंजीन से एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, CH। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पूछ ले कि n की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन से नंबर से या कौन से डिजिट से हमने डिवाइड किया है, 6 से, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो n एग्जैक्टली वो नंबर है या वो डिजिट है जिससे डिवाइड करके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, या बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है, सिंपलेस्ट नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिजिट से डिवाइड करते हैं वही क्या है, स्मॉल n। ठीक है, और स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। क्लियर है बात। अब इसके बाद में हम देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, उनकी परसेंट कंपोजिशन हमें दे दी जाएगी और उससे हमने क्या पूछा जाएगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें एलिमेंट्स का परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ है। कौन कौन से एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, क्वेश्चन में दिया है सोडियम प्रेजेंट है और सोडियम का परसेंट कंपोजिशन, ठीक है, कितना है, 29.11। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मास में से सोडियम के मास का परसेंट 29.11 है। क्लियर, परसेंट कंपोजिशन में बड़ा हुआ। सल्फर के लिए 40.51% कंपोजिशन और ऑक्सीजन के लिए 30.38 है। क्लियर, और हमसे पूछा है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बताओ। क्लियर, जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन करना होगा हमें इस तरीके से टेबल बनानी है। क्लियर, उस टेबल में सबसे पहला कॉलम होगा एलिमेंट्स का, उसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे। क्लियर, नेम भी लिख सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, सिंबल लिख दिया, सोडियम के लिए Na, सल्फर के लिए S, ऑक्सीजन के लिए O। क्लियर, इसके बाद में दूसरा कॉलम बनेगा परसेंट कंपोजिशन का, तो शॉर्ट में मैंने परसेंटेज लिख दिया, ये परसेंट कंपोजिशन लिख दी। तीसरा कॉलम किसका बनाना है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन हो सकता है और मैंने बोला हुआ है 1 से 30 तक तो हमें आने चाहिए। क्लियर,
सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। क्लियर? ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 कॉलम हमने क्वेश्चन में से देख के लिखे एक तरीके से मान सकते हो। पहला कॉलम किसका था? एलिमेंट्स का। दूसरा कॉलम बनाना है परसेंट कंपोजिशन का, दिमाग में फिट होना चाहिए ये बात। तीसरा एटॉमिक वेट। इसके बाद में फोर्थ कॉलम बनाना है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का। ठीक है। फिफ्थ कॉलम बनाना है एटॉमिक रेशियो का, और लास्ट कॉलम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर जो एटॉमिक रेशियो है, ठीक है, वो फ्रैक्शनल आ जाता है, डेसिमल में आ जाता है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। क्लियर है बात? देखो इधर हम ये 3 कॉलम में लिख दिया हमने। एलिमेंट्स हमें गिवन है, उनका परसेंट कंपोजिशन हमें गिवन है, एटॉमिक मास हमने लिख दिया, हमें आते थे या क्वेश्चन में भी दे दिए जाते हैं बहुत सी बात। ठीक है। अब इसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाता है, देखो इधर ध्यान दो। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना है? एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। क्या बोल रहा हूँ? एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। मतलब सोडियम के लिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? इसका परसेंट कंपोजिशन कितना है? 29.11 अपॉन एटॉमिक वेट कितना है? 23। इसको सोल्व करते हो तो आता है 1.266। ठीक है, ये क्या हो गया? रिलेटिव नंबर ऑफ सोडियम। क्लियर? अब सल्फर के लिए निकालोगे तो वापस से परसेंट कंपोजिशन कितना है? 40.1, 51, सॉरी 51। उसको किससे डिवाइड करना है? एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर से। कितना है? 32। तो कितना आ गया? ये भी आ जाएगा 1.266। क्लियर है? इसके बाद में देखो, इसके बाद में नेक्स्ट अब किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन 30.38 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। कितना हो जाएगा ये? 1.897। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना है? गिवन परसेंट कंपोजिशन में उस एटम के एटॉमिक वेट का क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्लियर है बात? अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के बाद क्या निकालना है? एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालना है उसको देखो। एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए देखो, जो रिलेटिव नंबर हमारे पास आए 1.266, 1.266, 1.897, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो। स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? 1.266। ठीक है। तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? इन रिलेटिव नंबर्स को जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करना है। मतलब देखो यहाँ पे कौन है? 1.266। ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है? इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन है? यही है 1.266, तो उससे डिवाइड करोगे। कितना आ गया? 1। यहाँ भी वही करना है। 1.266 है, इसको किससे डिवाइड कर दो? स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 1.266 है। कितना आ गया? 1। यहाँ क्या है? 1.897। इसको किससे? इनमें स्मॉलेस्ट कौन है? 1.266, उससे डिवाइड करना है। इक्वल टू क्या आ गया? 1.5। क्लियर है बात? तो ये क्या निकल गया? एटॉमिक रेशियो। ध्यान रखना, एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? जो रिलेटिव नंबर्स आए उनमें देखो सबसे छोटा कौन है, और उस सबसे छोटे नंबर का सब में डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएंगे? एटॉमिक रेशियो। जैसे इसमें डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसमें डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसमें डिवाइड किया तो 1.5। ये क्या आ गया? एटॉमिक रेशियो। इसके बाद देखो एटॉमिक रेशियो जो है वो, ठीक है, होल नंबर है या नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 पूरा पूरा नंबर है, होल नंबर कहा जाएगा। 1 भी होल नंबर है और 1.5 ये डेसिमल में है। तो क्या करना है? इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए, ठीक है, किसी मिनिमम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जैसे देखो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 ही रहेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2। और 1.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 3। मतलब सबके सब किसमें? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो देखो इधर यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3। ये ध्यान रखना, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, एक ही डिजिट से तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको भी 2 से किया तो इसको भी 2, इसको भी 2 से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2, 2, 3। ठीक है। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है। इससे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इसका कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है।
अब ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, इसी को यूज करते हुए क्या लिखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखना है देखो इधर, इसके लिए अब एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर लिखोगे तो सोडियम के लिए रेशियो कितना आया 2, तो क्या लिखना है हमें Na, और इसके नीचे ऐसे सब स्क्रिप्ट के लिख देना है 2। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखना है, सल्फर, उसका रेशियो कितना है 2, तो H2। इसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 3, ये हो जाएगा ऑक्सीजन 3। इस तरीके से हमें क्या कर देना है, लिखते हुए चलना। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो गया Na2H2O3। इस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इफ molar mass of the compound is 180, then calculate its empirical formula and molecular formula। कैलकुलेट करने का मतलब डिटरमाइन करो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला या पूछ ले मोलिकुलर फॉर्मूला, यही पैटर्न फॉलो करना है। मोलिकुलर फॉर्मूला भी अगर निकलेगा तो उसके लिए सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होने के लिए या पता करने के लिए मैंने बताया इस तरीके से टेबल बनानी है। ठीक, क्वेश्चन में कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन तो उसका सिंबल सी लिख दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिंबल से मतलब है, नाम लिखो पूरा पूरा तो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में कार्बन का परसेंटेज कितना गिवन है 40%, हाइड्रोजन का कितना गिवन है 6.67, और बचा हुआ क्या रहेगा ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन नहीं है पर हम निकाल सकते हैं कैसे, ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है 100 माइनस कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा ऑक्सीजन का, जो कितना आएगा 53.33 निकाल लेना 100 माइनस करके। क्लियर? इसके बाद में मैंने बताया था तीसरे कॉलम में एटॉमिक वेट लिखने हैं, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक, ये कॉलम्स इसी तरीके से बनाने हर क्वेश्चन में, एम्पेरिकल फॉर्मूला के हर क्वेश्चन में इस तरीके से कॉलम हमें फिक्स याद होने चाहिए। क्लियर? अब देखो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना बताया था, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके, मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 3.33। ठीक है, यहाँ पे 6.67 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 6.67 ही आ जाएगा। यहाँ पे 53.33 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 3.33। इस तरीके से क्या निकाल लिया, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एटॉमिक रेशियो निकालने का। वो कैसे बताया था, जो रिलेटिव नंबर है में देखो सबसे लीस्ट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3.33, तो 3.33 से क्या करो सबको डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएंगे एटॉमिक रेशियो, मतलब 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दो तो 1, 6.67 को भी किससे डिवाइड कर दो 3.33 से तो 2, 3.33 को भी किससे 3.33 से डिवाइड कर दो तो 1। क्लियर है बात? अब यहाँ पे क्या आया 1 to 1, जो कि ऑलरेडी क्या है होल नंबर है, तो वही क्या हो जाएंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ जाएंगे। क्लियर? अब क्या लिखना है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो देखो इधर कार्बन का रेशियो कितना आया 1, तो क्या लिखोगे C1। अब 1 लिखा नहीं जाता इसलिए डायरेक्ट C, किसी फॉर्मूला में 1 लिखा हुआ दिखता है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट क्या हो गया C। हाइड्रोजन का रेशियो कितना है H, रेशियो कितना है 2, तो CH2, और ऑक्सीजन के लिए कितना है 1, तो CH2O। ये क्या हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है बात? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद में मोलेकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो इधर एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, उससे आगे अब क्या निकालना है मोलेकुलर फॉर्मूला। ये ध्यान रखना मोलेकुलर फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछा जाए तो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर? अब मोलेकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और स्मॉल एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, मोलेकुलर या बोल लो मोलर मास, या मोलेकुलर मास को किससे डिवाइड करना होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। क्लियर है? ठीक है, मोलर मास कितना गिवन है क्वेश्चन में 180 गिवन है। क्लियर? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें पता नहीं है पर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, तो जैसे हम मोलेकुलर मास निकालते थे मोलेकुलर वेट या मोलर मास, जैसे हम क्या निकाल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। कैसे निकालोगे, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला में कितने कार्बन 1, उसका वेट 12, कितना हाइड्रोजन 2, 2 इंटू हाइड्रोजन का वेट 1, प्लस कितने ऑक्सीजन 1, कितना हो जाएगा 16, इसको ऐड करने पे कितना आ गया 30,
तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 30, डिवाइड कर दो, कितना आ गई, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6, एन इक्वल टू 6। अब मैंने बताया था एन क्या है, एन वो डिजिट है जिससे, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स को हमने डिवाइड करके क्या निकाला था, सिंपल रेशियो निकाला था, ठीक है। तो अब जब मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, इस एन से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो इधर मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या करोगे, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या आया, CH2O, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इधर यहाँ पे कार्बन के पास कोई डिजिट नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया, C6। आगे देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो Ha12, और O को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो O के नीचे क्या है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, 1 को 6 से तो O6। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला। आ रही है बात समझ में। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए स्मॉल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, मोलर मास, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास किससे निकालोगे, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उससे। कैसे निकालोगे, जैसे हम मोलिकुलर मास निकालते थे, ठीक है, क्या करते थे, सभी एलिमेंट्स के जो एटम है उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देते थे। जैसे ऐड किया, कितना आया 30, 180 को 30 से डिवाइड किया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6। जो एन की वैल्यू आएगी उस एन की वैल्यू से क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो ये रेशियो है एटम्स का 1 to 1, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो C6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो O6। ये क्या आ गया, C6H12O6, इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। आ रही है बात समझ में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन are 9:3.5:1 in an organic compound. If molar mass is 108, then determine empirical and molecular formula। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या गिवन है इसमें, मासेस का रेशियो उस कंपाउंड में, ठीक है, जो कंपाउंड है उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के मास का जो रेशियो है वो कितना है, 9:3.5:1 है। इसके लिए एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मास परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड के टोटल मास में कार्बन के मास का परसेंटेज कितना है, नाइट्रोजन के मास का परसेंटेज कितना है और हाइड्रोजन के मास का परसेंटेज कितना है। बट यहाँ तो हमें मास का रेशियो दे दिया, ठीक है। इस टाइप से जब क्वेश्चन दे दिया जाए मास का रेशियो, ठीक है, तो क्या करना है, हमें उससे परसेंटेज निकालनी है। कैसे, ये जो रेशियो गिवन है इन्हें हम क्या मान लेते हैं, इनका मास मान लेते हैं। सपोज कार्बन का कितना हो गया 9, नाइट्रोजन का कितना है 3.5 और हाइड्रोजन का कितना है 1। क्लियर। अब देखो इसके बाद में टोटल रेशियो निकालो। टोटल रेशियो कितना हो गया, 9 + 3.5 + 1 कितना हो गया 13.5। ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये टोटल मास की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब अगर मेरे को परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन निकालना है तो क्या करते थे, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100। टोटल मास मतलब मोलर मास, वही करते थे, ठीक। तो हमने कार्बन के मास को किसकी तरह ट्रीट किया, मतलब 9 को किसकी तरह ट्रीट किया, कार्बन के मास की तरह। तो कार्बन का मास कितना हो गया 9, टोटल मास 13.5 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, कार्बन के मास का परसेंट। ये ध्यान रखना, जब भी रेशियो गिवन हो किसका, मास का रेशियो, ठीक है, तो उसको एज ए मास के ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे कार्बन का मास कंपाउंड में कितना होगा 9 होगा सपोज, ठीक है, 9 का कुछ मल्टीपल होगा। नाइट्रोजन का कितना होगा 3.5, उसका कुछ मल्टीपल रहा होगा। हाइड्रोजन का कितना है 1, या उसका कुछ मल्टीपल रहा होगा। तो हम तो इसे ही मास मान लेंगे। तो उस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना है 9, नाइट्रोजन का 3.5, हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक। टोटल रेशियो निकलेंगे कितना हो गया 13.5, सबको ऐड कर दिया, वो टोटल मास की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक। अब परसेंट ऑफ कार्बन मतलब परसेंटेज कार्बन कंपोजिशन क्या हो जाएगा, कार्बन का मास जो कि क्या ले रहे हैं 9, टोटल मास 13.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 66.67%, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस कंपाउंड में कार्बन के मास का परसेंटेज कितना है इतना। क्लियर। इसके बाद में देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1/13.5 इंटू 100, ये हो जाएगा 7.41। क्लियर। और नेक्स्ट परसेंटेज किसका, नाइट्रोजन का,
नाइट्रोजन का परसेंटेज 100 में से इसको लेस करके निकाल सकते हो या डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हो। 3.5 अपॉन 13.5 इंटू 100 दिया जाएगा 25.33। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का क्या आ गया हमारे पास में, परसेंट कंपोजिशन आ गया। जैसे ही परसेंट कंपोजिशन आ गया, अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या करना है, वही हमें टेबल बनानी है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए वही टेबल बनानी है हमें। टेबल में क्या क्या कॉलम है ये मैंने बताया है, वो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले कॉलम में एलिमेंट के सिंबल लिख दिए, दूसरे कॉलम में परसेंट कंपोजिशन लिख दिया और तीसरे कॉलम में एटॉमिक वेट लिख दिया। तो क्वेश्चन से हमें मिल गया, या हमने कैलकुलेट कर लिया किसी भी तरीके से, ठीक। अब इसके बाद में रिलेटिव नंबर निकालना है या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। वो कैसे निकालोगे, परसेंट कंपोजिशन को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। मतलब 66.67 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.55, ठीक है। इसके बाद में 7.41 डिवाइडेड बाय 1, मतलब यही आ जाएगा। यहाँ पे 25.33 को डिवाइड करना है 14 से, तो ये आएगा 1.85। क्लियर है। इसके बाद में क्या निकालना था, एटॉमिक रेशियो। उसके लिए मैंने क्या बोला था, जो रिलेटिव नंबर है उनमें लीस्ट नंबर देखो क्या है 1.85, उससे सब कुछ डिवाइड करोगे, ठीक है। 5.55 को 1.85 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। इसके बाद में 7.41 को 1.85 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1.85 को 1.85 से डिवाइड करोगे तो 1। ऑलरेडी ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कोई भी डेसिमल नहीं है, तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया 341। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करोगे, कार्बन का जो रेशियो है उसको कार्बन के नीचे C3, हाइड्रोजन के लिए H4 और नाइट्रोजन के लिए 1 है तो उसको लिखना नहीं है। तो ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, C3H4N। क्या हो गया, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में देखो मोलिकुलर फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए क्या निकालना है, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास या बोल लो मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास क्वेश्चन में कितना गिवन है 108, फॉर्मूला तुम लिख लेना। क्लियर, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन है 108। क्लियर, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा 3 कार्बन इंटू एक कार्बन के लिए एटॉमिक वेट 12 प्लस कितना हाइड्रोजन 4 इंटू एक हाइड्रोजन के लिए 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होगा 40, ये हो जाएगा 54। डिवाइड कर दो 54 से, ठीक है। कितना आ गया, एन की वैल्यू 2। अब जो एन की वैल्यू आई, उस एन की वैल्यू से क्या करना है, इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला, तो देखो इधर मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है C3H4N, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो उसको ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। देखिए अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा C6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो H8 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो N2। ये क्या हो गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर बात, इस तरीके से हमें एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला के क्वेश्चन करने हैं।